ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेपर 1। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट कैपेसिटेंसेस की वैल्यू दे रखा है और चार्ज स्टोर निकालना है C3 में। तो C3 हमारा ये वाला कैपेसिटर है, राइट। तो नोड वोल्टेज एनालिसिस अगर हम अप्लाई करें तो हर जगह हमने इन नोड्स पे पोटेंशियल 0 एज्यूम कर लिया। जैसे यहाँ पर 0 एज्यूम कर लिया तो हर जगह 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो C3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है फिगर में 2 वोल्ट्स है, राइट। तो C3 क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। तो चार्ज अगर चाहिए मुझे C3 के क्रॉस तो आ जाएगा C3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3। और C3 अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू दे रखी है 4 माइक्रोफैरेड, है ना, मल्टीप्लाइड बाई C3 की वैल्यू यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V3। तो डेल्टा V3 क्या है, 2 वोल्ट है, राइट। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो चार्ज अक्रॉस C3 पता चल जाए। ओके, सो पेपर 1 में अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ गिवन मास एंड गिवन रेडियस रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, और इंक्लाइनेशन मालूम है हमें इसका 30 डिग्री, और 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन ईच। दिख रहा है ये फोर्सेज, ये वाले और ये वाले बता रहा है ये, राइट। और पैरेलल लग रहे हैं इंक्लाइन प्लेन के, और इनका स्मॉल r गिवन है, राइट, फ्रॉम द सेंटर। तो एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन पूछ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, राइट। सो अगर हम फोर्स इक्वेशन अप्लाई करें कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अगर आप नेट फोर्स ध्यान से देखोगे तो डाउन द प्लेन में लिख रहा हूँ, ये है mg साइन थीटा, राइट। एक ये वाला फोर्स है, प्लस एक ये है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, प्लस f ये वाला फोर्स, और ये दिख रहा है अगर आपको तो माइनस f और माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू MAC, राइट। एक इक्वेशन तो ये हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो दिस इज mg साइन थीटा माइनस f इज इक्वल टू MAC। तो सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई जिसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, समथिंग लाइक दिस, राइट। अब टॉर्क इक्वेशन लगा लेते हैं ना। सो नेट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा मैं अप्लाई कर लेता हूँ ये वाली इक्वेशन। तो अगर मैं टॉर्क इक्वेशन अप्लाई करूँगा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अबाउट टॉर्क इक्वेशन अप्लाई कर लेता हूँ, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट के अबाउट दोनों फोर्सेस जो टॉर्क दे रहे हैं वो हो जाएगा F 2F इंटू स्मॉल r। ध्यान से देखिए आपको 2F इंटू स्मॉल r, राइट। और एक फ्रिक्शन, ये दोनों क्या दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, राइट। और फ्रिक्शन क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लूँगा फ्रिक्शन इंटू कैपिटल R माइनस 2F इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू IC इंटू अल्फ़ा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो CA, ये जो C है ये CM आप कह सकते हो कि इसके अबाउट अपन टॉर्क ले रहे हैं, राइट। सो F इंटू कैपिटल R माइनस 2F इंटू स्मॉल r इज IC इंटू अल्फ़ा, एंड बिकॉज ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो आई कैन राइट AC माइनस अल्फ़ा R इज इक्वल टू 0। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। जैसे आप तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो AC की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, डन। ओके, सो नाउ लेट्स सी पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो इसमें बोला कि प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फायर किया गया है, स्पीड v और प्रोजेक्शन एंगल थीटा, राइट। तो जब इसका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g है तो रेंज d है, राइट। सो एक बार इतना काम हम कर लेते हैं। तो कहना इससे कि अगर d है तो d हो जाएगा 2v स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन g, राइट। अब बोल रहा है कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे उस ट्रेजेक्टरी पे प्रोजेक्टाइल एक दूसरे रीजन में एंटर कर जाता है जहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g डैश है, राइट। तो अब बोल रहा है कि न्यू रेंज क्या होगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं इसके लिए। तो मान लेते हैं कि न्यू रेंज अगर d डैश है तो d/2 तक तो जा ही रहा है वो, और प्लस मुझे अगर आप ध्यान से देखो तो d1 कैलकुलेट करना है, राइट। तो d1 के लिए मैंने एक नया प्रोजेक्टाइल बना लिया यहाँ पे, और जहाँ पर दिख रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट h है, और एक नया प्रोजेक्टाइल v cos थीटा से लॉन्च किया g डैश की फील्ड में, और ये ग्राउंड पे जब आ रहा है तो यहाँ से d1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल रहा है, राइट। अब मुझे अगर d1 निकालना है तो d1 मुझे चाहिए वो हो जाएगा v cos थीटा इंटू जो t1 टाइम ले रहा होगा, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि t1 अगर मुझे निकालना है तो मैं इसका जो वर्टिकल वाला कॉम्पोनेंट उसके लिए मैं इक्वेशन अप्लाई करूँगा, दैट विल बी h इक्वल टू हाफ
जी T1 स्क्वायर। और जहाँ तक h का सवाल है, वी नो दैट प्रीवियस वाले पार्ट से कि h की जो वैल्यू होगी वो होगी v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। तो ये h आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ T1 पता चल जाएगा, और वो T1 आप यहाँ रखोगे तो ये D1 पता चल जाएगा, राइट। अब मुझे अगर चाहिए d डैश की वैल्यू, तो मैं d डैश की वैल्यू अब लिख सकता हूँ यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू d/2 प्लस D1, राइट। और d/2 की वैल्यू यहाँ से आप सब्सटीट्यूट कर लोगे, और D1 की वैल्यू आप दिख रहा है यहाँ से, D1 की वैल्यू आप यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लोगे, राइट, D1 की वैल्यू। तो एक बार अगर D1 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें हम लोग, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, तो इट विल बी v cos थीटा, है ना, इंटू T1। और T1 अगर आप ध्यान से देखो तो ये है अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g डैश। ये ध्यान रखना, ये g डैश है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, ये g डैश है, राइट। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, g डैश, राइट। और अब अगर आप ध्यान से देखो तो जहाँ पर हम g डैश की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दे रखा है, g डैश की वैल्यू वी विल पुट g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 0.81, राइट। तो अगर आप ध्यान से एक बार देख लो रिकैप कि क्या करना है हमें, तो हमें न्यू रेंज चाहिए था ये वाला, है ना। तो d डैश हमने बोला कि d/2 प्लस D1 हो जाएगा, ठीक है। और d/2 तो ये ओरिजिनल वाला जो रेंज था वो ये था, इससे d/2 पता चल जाएगा। अब D1 के लिए हमने क्या किया, एक नया वाला प्रोजेक्टाइल बनाया यहाँ पर, और उसको लिखा है कि D1 इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू T1, राइट। और T1 निकालने के लिए हमने वर्टिकल वाला पार्ट लिया, दैट इज h इज इक्वल टू हाफ g डैश इंटू T1 स्क्वायर। जहाँ तक h का सवाल है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो मैक्सिमम हाइट आ रहा है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ध्यान रखना g और g डैश में। तो ऐसे ही मुझे अगर ये चाहिए मुझे, तो d/2 प्लस D1, और D1 के लिए फिर मैंने ये यूज़ कर लिया है अंडर 2h/g, जहाँ पे g डैश की वैल्यू ये रखोगे। तो जैसे आप ये सब वैल्यूज पुट करोगे यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग आंसर, ओके, डन। ओके, सो पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं आप। तो इसमें दिख रहा है 3 प्लेन मिरर्स हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, और एक स्मॉल होल यहाँ पे दे रखा है, और इफ यू सी की L greater than 0 बोल रहे हो, और देर इज अ स्मॉल होल एट डिस्टेंस L greater than 0 फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर शोन द फिगर, एंड द रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू द होल एट एन एंगल थीटा एंड ओनली कम आउट थ्रू द सेम होल, ऐसा बोल रखा है ना। क्रॉस सेक्शन मिरर कन्फिग्रेशन एंड द रे ऑफ लाइट ऑन सेम प्लेन, राइट। कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है ये बोल रहा है ना, जैसे रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल 30 डिग्री, राइट, फॉर स्मॉल एल लाइंग बिटवीन 0 एंड कैपिटल L। तो उसके लिए जैसे अगर हम स्टार्ट करें तो मान लेते हैं कि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो रे ऐसे जाएगा, तो ये 30 हो गया, तो आप दिख रहे हैं ना ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन, मतलब रे जो है वो दिख रहा है आपको, ये रे स्ट्राइक कर रही है परपेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलरली रे स्ट्राइक करेगा तो उसी पाथ पे वापस लौट आएगा, तो रिट्रेस हो जाएगा, दिख रहा है। तो ये गया और पाथ रिट्रेस हो गया, परपेंडिकुलर स्ट्राइक से पाथ रिट्रेस हो गया, तो रे विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो बिल्कुल सही है, रे विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल 30 डिग्री, और कितना रिफ्लेक्शन कर रहा है ये, 1 रिफ्लेक्शन, राइट। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब बी पार्ट पे आते हैं कि L इक्वल टू L/2 के लिए, और देर इज एन एंगल फॉर L इक्वल टू L/2 एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। तो ऐसे मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री के एंगल पे ही आया, और L/2 के लिए हम इसको देख रहे हैं, राइट। तो 60 डिग्री के एंगल पे आया, तो ये भी 60 डिग्री के एंगल पे हो गया, ये भी 60 डिग्री का एंगल हो गया, और दिख रहा है यहाँ पे जाके टकराएगा यहाँ पे ना, तो ये भी एक L/2 हो गया, तो ये भी L/2 हो गया। ध्यान से देखो, तो एक गया यहाँ रिफ्लेक्शन की और बाहर आ गया, दिख रहा है। तो रे विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, 2 रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं 60 डिग्री के एंगल के लिए, ऐसे गया, टकराया, फिर यहाँ टकराया और वापस आ गया। तो L इक्वल टू स्मॉल L इक्वल L/2 और एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो 2 रिफ्लेक्शंस करके ये रे बाहर निकल के आ जा रहा है, राइट, ओके। और अगर आप इसका देखो सी पार्ट, द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर, तो अभी तक तो ए और बी दोनों सही आ रहे हैं, राइट, ए और बी अभी तक दोनों सही आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं। द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल 60 डिग्री एंड स्मॉल इक्वल L/3। इसके लिए देख लेते हैं, स्मॉल L/3 है और ये 60 डिग्री का एंगल अगर हम ले रहे हैं, तो ध्यान से देख रहे हो आप, यहाँ पे भी जब टकराएगा तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, एक रिफ्लेक्शन यहाँ की, एक रिफ्लेक्शन फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ, सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ, फिर यहाँ पे आएगा थर्ड रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे ये दिख रहा है फोर्थ रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे दिख रहा है
5th रिफ्लेक्शन, और ये बाहर निकल के आ गया, देखो ध्यान से ना। तो ये L/3 के लिए मैंने बताया, और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ से सीधा गया है ना, ये वाले रे यहाँ पे आके टकराएगा, ये वाला टकराने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये वाला दिख रहा है एंगल फिर से 60 हो गया, फिर ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया, डन। और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ आया, फिर रिफ्लेक्ट यहाँ। तो कितने रिफ्लेक्शंस कर रहा है वो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना। तो अगर ये देखो तो ये भी दिख रहा है आपको L/3 है, राइट। जस्ट अ सेकेंड। तो ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखो तो L/3 है, तो ये वाला पार्ट भी अगर आप देखो तो L/3 है, तो ये वाला पार्ट भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो L/3 है, राइट। फिर ऐसे करके बाद, हाँ ये वाली पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट कितना, इसका लेंथ कितना L/3 हो गया, राइट। ऐसे इसका L/3 हो गया। तो फाइनली अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ कि द रे विल नेवर कम आउट, तो दिख रहा है आपको रे तो बाहर आ ही रहा है ना, जो लिखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ से गया, यहाँ टकराया, टकराने के बाद यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ करके बाहर निकल आया। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन, फोर्थ रिफ्लेक्शन, फिफ्थ रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आ जा रहा है। इसका मतलब रे बाहर तो आ रही है, राइट। और ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी लिखा है नेवर कम आउट, ये गलत हो गया, बिकॉज रे एक्चुअली कम्स आउट। और जहां तक लास्ट वाला ऑप्शन की बात है, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 एंड L स्मॉल l लाइंग बिटवीन 0 L/2 आफ्टर 6 रिफ्लेक्शंस। जबकि अगर ध्यान से देखो तो ये वही वाला तो केस है। अगर आप ध्यान से देखो तो स्मॉल l, अगर आप देखो स्मॉल l लाइंग बिटवीन 0 एंड L/2 की बात कर रहा है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो केस अपन ने डिस्कस किया, सी वाला केस, इसमें L/3 तो L/2 से कम ही है, राइट। तो यही वाला डायग्राम आप यूज कर सकते हो डी पार्ट के लिए भी। तो इसमें कितने रिफ्लेक्शंस करके बाहर आ रहा है, 5 रिफ्लेक्शंस, दिख रहा है ना। 5 रिफ्लेक्शंस करने के बाद रे बाहर निकल के आ जा रहा है, राइट। जबकि इस ऑप्शन में क्या लिखा है, 6 रिफ्लेक्शंस। तो अगर ये 5 रिफ्लेक्शंस होता तो ये वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन अभी ये ऑप्शन गलत है ना। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि इस केस में जो आंसर है वो ए और बी ही है, सी और डी ऑप्शंस गलत है। ओके, डन।